सोचिए, जून 2025 ईरान और इजराइल के बीच अचानक एक सीधी मिलिट्री टक्कर हो जाती है और इस एक घटना ने मिडल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे प्रॉक्सी वॉर की जो दशकों से पर्दे के पीछे चल रहा था और फिर अचानक एक खुली जंग में तब्दील हो गया। एक ऐसी जंग जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी खींची चली आईं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दशकों से सीक्रेट ऑपरेशंस, हत्याएं और साइबर अटैक्स का जो दौर चल रहा था वो अचानक खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली एक आमने सामने की लड़ाई ने। एक ऐसी लड़ाई जिसने न सिर्फ उस क्षेत्र को बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे एक्शन के बीच से। हम सबसे पहले उन मिलिट्री हमलों पर नजर डालेंगे जिन्होंने दशकों से चले आ रहे प्रॉक्सी वॉर के सारे नियम तोड़ दिए और एक नए, कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत की। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से एक बहुत बड़ा हमला किया। इसके तहत ईरान के 100 से भी ज्यादा मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें न्यूक्लियर साइट्स थीं, मिलिट्री बेस थे और यहां तक कि न्यूज स्टेशन भी शामिल थे। इसके जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया और तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के कई बड़े ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। और फिर आया इस लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अमेरिका ने सीधा मिलिट्री एक्शन ले लिया। अमेरिकी हवाई हमलों ने इस्फहान, फोर्डो और नतान्ज में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। इस कदम ने अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के इजरायली मकसद के साथ लाकर खड़ा कर दिया। इस अमेरिकी एक्शन के बाद डिप्लोमेसी और बातचीत की सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक शानदार सफलता बताया, तो दूसरी तरफ तेहरान के अधिकारियों ने इसे अपने अस्तित्व पर हमला कहा। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक ये आक्रामकता जारी है, बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़ गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? इस आमने सामने की लड़ाई के पीछे दशकों पुरानी दुश्मनी का इतिहास है। तो चलिए अब इस संघर्ष के क्या से हटकर इसके क्यों को समझते हैं और इस दुश्मनी की गहरी जड़ों को खोदते हैं। यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे। शाह के ज़माने में दोनों देश इंटेलिजेंस शेयर करते थे और अरब राष्ट्रवाद को लेकर दोनों की चिंताएं एक जैसी थीं। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। आयतुल्लाह खुमैनी ने एक धार्मिक शासन की स्थापना की, सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए और इजराइल के अस्तित्व को ही नाजायज ठहरा दिया। ये दुश्मनी धीरे धीरे कई स्टेज में बढ़ी। 2000 से लेकर 2023 तक ये एक शैडो वॉर था जिसमें तोड़फोड़, साइबर अटैक्स और ईरानी न्यूक्लियर साइट्स की टारगेटेड किलिंग्स शामिल थीं। फिर अक्टूबर 2023 में गाजा वॉर ने इस क्षेत्रीय हिंसा को और भड़का दिया और आखिर में जून 2025 में ये शैडो वॉर एक खुली आमने सामने की जंग में बदल गया। ईरान की स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह से लेकर येमेन में हूतियों तक ईरान ने अपने पावरफुल प्रॉक्सीज का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया है जिनका इस्तेमाल वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और बचाव की स्ट्रैटेजी के तौर पे करता है। अब चलिए इस रीजनल लड़ाई के ग्लोबल असर को समझते हैं, खासकर दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी सप्लाई लाइन पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ा। 2 करोड़ ये नंबर है उन बैरल तेल का जो हर दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हैं। ये दुनिया की टोटल तेल खपत का 20% है। ये वो रास्ता है जो अरब की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इस पर कोई भी खतरा सीधे सीधे पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख देता है। और एशिया तो इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हॉर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल का करीब 84% हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों में जाता है। अब ये ईरान के लिए भी एक मुश्किल सिचुएशन है क्योंकि उसका सबसे बड़ा खरीदार चीन खुद इस रास्ते पर बुरी तरह निर्भर है। तो क्या इसका कोई दूसरा रास्ता है, कोई ऑप्शन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई प्रैक्टिकल विकल्प है ही नहीं। कुवैत, कतर और इराक जैसे देश तो अपने तेल एक्सपोर्ट के लिए 100% इसी रास्ते पर निर्भर हैं। यही बात इस इलाके को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। और इसका आर्थिक असर सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस पूरे इलाके में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारी गिरावट आई।
शिपिंग की बढ़ती लागत, महंगाई और टूरिज्म के ठप हो जाने से एक तरह का रीजनल फाइनेंशियल संकट फैल गया। ये साफ करता है कि ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं थी। तो दुनिया एक बड़ी जंग के मुहाने से वापस कैसे लौटी? चलिए अब वापस मेन कहानी पर आते हैं और समझते हैं कि ये अजीब सा सीज फायर आखिर हुआ कैसे। अमेरिका की मध्यस्थता में एक स्टेज बाय स्टेज सीज फायर हुआ। पहले 12 घंटों के लिए ईरान ने अपनी मिलिट्री कार्रवाइयां रोक दीं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर था कि इजराइल क्या करता है। इसके बाद अगले 12 घंटों में इजराइल ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए। देखिए, ये कोई शांति समझौता नहीं था, बल्कि ये एक डील थी कि जो चल रहे मिलिट्री मिशन हैं उन्हें बस खत्म किया जाए। इससे एक असहज संयम का माहौल बना। अब ये जो नाजुक शांति है वो 3 पिलर्स पर टिकी हुई है। पहला है हार्ड डिटरेंस, जिसमें अमेरिकी नेवी की मौजूदगी इस बात की गारंटी देती है कि किसी भी तरफ से कोई भी बड़ी गलती हुई तो तुरंत जवाब दिया जाएगा। दूसरा है सॉफ्ट पावर, जिसमें कतर, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत का एक जरूरी चैनल बनाए हुए हैं। और तीसरा है प्रॉक्सी पॉस्चर, जिसके तहत लेबनान, सीरिया और इराक में मौजूद मिलिशिया ने हमले रोक दिए हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सीज फायर कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लड़ाई के जो सबसे खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल पहलू हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, और भविष्य को लेकर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड जो इस इलाके की स्थिरता को हिला सकता है वो है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की सेहत। अगर उनकी अचानक मौत हो जाती है तो 2 बहुत अलग रास्ते खुल सकते हैं। या तो सत्ता एक कंट्रोल तरीके से किसी कट्टरपंथी के हाथ में जाएगी जो और ज्यादा आक्रामकता ला सकता है, या फिर सत्ता का पूरा ढांचा ही ढह सकता है, जिससे इराक जैसे हालात पैदा हो सकते हैं और पूरा इलाका अस्थिर हो सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि ये शांति नहीं है, ये बस रिस्क से बचने की एक कोशिश है। लड़ाई की जो असली वजह हैं, ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा और इजराइल का अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष, वो अभी भी अनसुलझी हैं। ये नाजुक संतुलन सिर्फ इस बात पर टिका है कि कोई भी पक्ष एक भी ऐसी गलती न करे जो हालात को काबू से बाहर कर दे। सवाल ये नहीं है कि शांति कब तक चलेगी, बल्कि ये है कि अगला संकट कब और कैसे आएगा।